Shaukat Tareen sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, यहाँ बहुत बातें हुई, लेकिन अब इनको चाहिए कि थोड़ा सा सुन भी लें। अब किसी ने कहा कि जी ये बजट जो है इसका क्या प्रोसेस है, टैक्सेशन जो है वो कैसे होती है, और कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह के ऊपर बातें की। तो ये कोई 3 साल पुराना मुल्क तो नहीं है, ये तो 74 साल से चल रहा है। ये हुकूमत तो अभी इसको तो 2.5-3 साल हुए, तो उन खुद ही अपने आप को अपने गिरेबान में झांकें कि इनके पिछले 30 साल के बीच में जो इन्होंने हुकूमतें की हैं उसका क्या निज़ाम था, उसके प्लानिंग का क्या निज़ाम था, टैक्सेशन का क्या निज़ाम था। तो ये निज़ाम अगर उसको ये कहते हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं है, तो हम भी कहते हैं ठीक नहीं है, हम भी उसको ठीक करने वाले हैं। इस बजट के बीच में जो मैंने जो तकरीर की, तो मैंने उसमें एफबीआर के रिफॉर्म्स की बात की। मैंने एफबीआर के रिफॉर्म्स की बात की। मैंने कहा कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी हम दे रहे हैं, और हमने कहा कि इस दफ़ा हम ट्रिकल डाउन के लिए हम नहीं रुकेंगे। ये अवाम की बातें करते हैं, हमने कहा कि अवाम के लिए हम जाके घर उनकी छतें, उनको छतें देंगे, एग्रीकल्चरिस्ट को उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, हम अपने अर्बन एरियाज वालों को हम कारोबार के लिए देंगे, लोन देंगे, सेहत कार्ड देंगे। ये चीज़ें हम लेके आ रहे हैं पहली दफ़ा। तो इनको समझना चाहिए कि अगर उसको अप्रिशिएट करें। और फिर इन्होंने कहा कि बजट बेजिंग का प्रोसेस क्या है, कि IMF बनाती है। ये IMF की बात कर रहे हैं क्या? ये इनकी हुकूमतों में IMF नहीं आया था? और ये IMF दिया किसने है? ये दिया किसने है? ये मेरे से मैं उस वक्त तो बजट में मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं इनको आपको आज बता देता हूं। 156 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया पिछले 5 साल में। 156 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। अगर रुपया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ हुआ होता डिवैल्यू, क्योंकि यहां बैठे हुए जो समझते रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को, शायद सारे ना समझते हो, उससे वो 96 बिलियन का होता। $60 बिलियन का टीका लगाया। ये बात करते हैं कि IMF किधर से आया। IMF इसलिए आया कि 28 बिलियन आपके पास जो फंडिंग के लिए कुछ नहीं था जब ये हुकूमत आई। $60 बिलियन was drained out of this country because of the flawed exchange rate policy. And if they want to challenge me, I am going to give them that paper. They can go and show it to the economists. उसको मैं आपको फिगर्स देता हूं। 25 बिलियन पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी अपना एक्सपोर्ट्स। उस जमाने में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $27 बिलियन थी। जब उसके बाद बांग्लादेश तो 37 बिलियन पे पहुंच गया, हम तो 16 17 तक तो 21 पे आ गए वापस आ गए। तो क्या हुआ? क्यों? क्या ऐसी बात हुई? 2014-15 के बीच में ऑयल प्राइसेस गिरी, कमोडिटी प्राइसेस गिरी, डॉलर की तरफ सारे के सारे गए, डॉलर चढ़ गया। हमारा एक वाहिद रुपी था, हमारी करेंसी थी, पूरी दुनिया की करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई अगेंस्ट द डॉलर। हम अप्रिशिएट कर गए। अरे वाह, पाकिस्तान में पता नहीं कोई चीज ऊपर से तो गिरी होगी जिसमें हम अप्रिशिएट कर गए। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, और वो उसने एक ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा किया कि उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन, उसकी वजह से IMF आया। जब IMF आया, इनको भी मालूम है कि IMF आके उनका तो एक ही काम है, डिमांड को निकालना। उन्होंने आपका डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया, 13.5 कर दिया। हमें तो पैसे चाहिए थे। उसके बाद एक्सचेंज रेट वो ले गए 170 के करीब, और फिर वापस आया अब 155 पे। लेकिन एक्चुअली तो उसकी वही लेवल था ना, 155 160। तो ये जो कहना कि डिवैल्यू कर दिया, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सम ऑफ द, बट दे नो दिस कि इट हैड टू बी डन। इनकी आखिरी जो साल में था, मिफ्ता इस्माइल ने उसको डिवैल्यू किया। He knew there is no other option. So when you talk about IMF, you should say that this is not because this government wanted that IMF, because you gave that IMF to this country.
So that is the reason why we got the IMF. Now let's talk about other things. तो ये बातें ना करें टैक्सेशन की, जी हम टैक्सेशन क्या करते हैं. लेट मी टेल यू, टैक्सेशन की ये बात करें कि टैक्सेशन आपकी बढ़ी नहीं है. लेट मी टेल यू व्हाट, पहले साल के बीच में आपने जब एक दफ़ा IMF वगैरह आ जाता है, वो डिमांड को स्क्वीज करते हैं, आपकी जो ग्रोथ रेट नीचे जाती है, तो टैक्सेशन बढ़ाना बड़ा मुश्किल है. और फिर कोविड हो गया. अब ये कोविड, फिर किसी ने कहा कि नेगेटिव ग्रोथ पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुई. अरे भाई सोचो, पूरी दुनिया में नेगेटिव हुई. एक मुल्क था जिसमें नहीं, और वो चाइना था, वो उसकी भी ग्रोथ रेट 6.5% गिर के 2.5% पे आ गई थी. अगर हमारी 2% से गिर के नेगेटिव 0.5 आई तो क्या क़यामत आ गई. सारी दुनिया, इंडिया 11.25% नेगेटिव पे गया, बांग्लादेश 8.5% नेगेटिव पे गया. आप उसको देखते नहीं. देखें ये सब यहाँ हम लोग बाकी इस साइड पे भी थोड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ऐसी बातें ना करें आप देखें फिर क्या हुआ. हमने उस कोविड के दौरान में हमने इस हुकूमत ने एक्शन दिए और 4% पे आ गई है इस दफा ग्रोथ, और अगले साल इंशाअल्लाह इसको 5% पे हम लेके जाएंगे. तो टैक्सेशन जो है आपको, आप कहते हैं जी हमेशा मिस कर जाते थे, हाँ शायद यही हिस्ट्री है पिछले 30 सालों में. बट इस दफा 47,000 जो 4.7 ट्रिलियन का टारगेट है मिस्टर स्पीकर, हम उसको एक्सीड करेंगे और अगले साल इसको 5.8 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे. पीडीएल की बात कर रहे हैं कि पीडीएल में, अभी तो पीडीएल जो है इस वक्त तो 4.5-5 रुपए है. पिछली हुकूमत तो 30 रुपए पे छोड़ दी गई थी. अब क्या बात करें, अब कह रहे हैं हाँ आपने जो बजट में 600 रखा हुआ है तो उसकी वजह से आपको 30 रुपए पे लेके जाना पड़ेगा. अरे भाई जब जाएगा ना देखेंगे. अभी तक तो इमरान खान ने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई कितने महीनों से, तो हम देखेंगे. और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ स्पीकर साहब कि गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा. वो IMF के सामने खड़ा हो गया है तो वो इस पेट्रोल की प्राइस से भी नहीं झुकेगा. तो हम गरीब के लिए जो कर रहे हैं ये बातें करते रहते हैं. हमने तो प्रैक्टिकली आपको दे दिया है वो प्लान कि घर भी देंगे, एग्री लोन्स भी देंगे, कारोबार के लिए कर्जे भी देंगे, सेहत कार्ड भी देंगे. सो हम तो गरीब के लिए एक डायरेक्ट, हम ट्रिकल डाउन का इंतजार नहीं करेंगे. तो क्या के बात कर रहे हैं कि गरीब की और पॉवर्टी की. अभी हमारे कैसर शाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी कदर करता हूं. मैं भी किसी जमाने में इलेक्टेड था कैसर शाह साहब, तो आप ये ना कहें मैं अनइलेक्टेड आदमी इधर आ गया हूं. दूसरी चीज ये है कि ये बात सही करते हैं कि 1972 के बाद हमने प्लानिंग छोड़ दी और हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स पे आ गए और कोरिया वगैरह ने हमारे ही प्लान लेके चले गए. और ये सही बात करते हैं कि 60s की 1968 में पाकिस्तान वॉज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया आफ्टर जापान, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. अब किधर हैं? क्योंकि प्लानिंग छोड़ दी हमने. अब इस दफा स्पीकर साहब हमने एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई. उसमें 22 जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं और हमारे इदारे हैं, उन्होंने डिटेल्ड प्लान्स बना दिए हैं. शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म प्लान्स बना दिए हैं जिस तरह पहले बनते थे विद ऑल स्टेक होल्डर्स. और वो हमने जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी फिर से शुरू कर दी है. और ये पिछले आप देखें ना 72 के बाद नहीं हुई, ये 72 के बाद 50 साल के बाद हमने अभी पहली दफा की फिर से शुरू कर दिया है. तो जनाब आपको ये खुशी होगी कि हम ये कर रहे हैं. और दूसरा फिर आपने बात की कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया इस महीने में. अरे भाई अभी भी पूरे 11 महीने का सरप्लस है. ठीक है अभी भी सरप्लस है. क्या हमें विरसे में मिला $20 बिलियन का डेफिसिट. इस वक्त सरप्लस है.
हाँ ऊंच नीच होगी, कभी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं, आप इफेक्ट होते हैं, कभी हमें कमोडिटीज लानी पड़ती हैं, वीट इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन अभी भी सरप्लस हैं। आपका ख्याल में ये सरप्लस रहेगा? शायद ना रहे, शायद 1-2-3 बिलियन डॉलर हमारा डेफिसिट हो जाए, लेकिन हमारे पास फ्लोज हैं, वी हैव कैपेसिटी, वी विल क्रिएट डॉलर्स। क्योंकि आपने बजट में देखा कि हमने किस चीज को हमने तरजीह दी, एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। तो इसलिए फिक्र नहीं करें, हमारा एक्सचेंज रेट भी बहुत रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के साथ है। हमने अपने जो उससे हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स भी कम होंगी, इंशाल्लाह ये कंट्रोल में रहेगा। अगले साल हम बजट कह रहे हैं कि 2 से 2.5 बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट होगा, तो इसमें घबराने की इतनी जरूरत नहीं है। फाटा फाटा की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत जब कोई वादा करती है, जब अपने अवाम से वादा करती है, उसको पूरा करती है। और अगर ये लोग कह रहे हैं कि जनाब उससे जो है बहुत, तो हमने जो वादा किया उन लोगों के साथ जो 30 साल से सफर कर रहे थे, जो बेघर हो गए थे, जिनकी आप समझे कि आमदनी जो है बिल्कुल गायब हो गई थी, उसमें इसी पार्लियामेंट ने 3 साल पहले एक वादा किया था और अब उसके ऊपर एक शोर मच गया। लेकिन आपकी हुकूमत ने बैठ के उनके सब स्टेक होल्डर के साथ बैठे और एक उसका एक वे फॉरवर्ड निकाला। वो ऐसा वे फॉरवर्ड निकाला जो फाटा पाटा वाले भी खुश हैं और सेटल्ड एरिया वालों के भी हमने प्रोटेक्ट किया। सो हम घबराते नहीं हैं इश्यूज से, लेकिन हम पॉलिटिसाइज नहीं करते इश्यूज को और लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और मैं आपको इसी चीज के ऊपर आगे लेके जाता हूं कि जब मैं NFC मैंने किया था, तो ये जो आपके नेट हाइडल प्रॉफिट जो आपके रुके हुए थे, 110 अरब रुपया मैंने दिया था KP को, बिकॉज वो उनको बनता था और सेंटर उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो हम लोग वादों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये 200 बिलियन अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ 86 अरब रह गया, जिसमें इसी महीने में हम 25 बिलियन दे देंगे। अब वो कह रहे हैं जी एडिशनल डेट आपने कर दिया, और आई थिंक आशा बीबी ने भी ये कहा कि 67% तो चला जाता है, 67% चला जाता है, उसके बाद डेट सर्विसिंग में बाकी रह क्या जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको जब डिस्काउंट रेट क्यों बढ़ा, इसलिए बढ़ा कि आर्टिफिशियली आपने रखा हुआ था एक्सचेंज रेट को नीचे, और जब हमें IMF मिला तो उन्होंने कहा डिस्काउंट रेट तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, और उस डिस्काउंट रेट की वजह से 1500 अरब रुपए का हमें एडिशनैलिटी लेनी पड़ी। तो वो जब 1500 अरब हमने एडिशनैलिटी लेनी पड़ी तो हमारा वो 67% का बजट हो गया। लेकिन शी मस्ट अंडरस्टैंड प्राइमरी डेफिसिट जो कि ये 3.8% ऑफ GDP छोड़ के गए थे 18 में, जिसका मतलब है आमदनी में से अगर आप खर्चे में से अगर आप निकाल दें डेट सर्विसिंग को, तो वो कितना होता है GDP का, वो 3.8% ये छोड़ के गए थे, उसको हमने 1.1% इस दफा इस साल कर दिया है, और अगले साल वो 0.6% में जाएगा। ये है फिस्कल मैनेजमेंट। फिस्कल मैनेजमेंट को अगर ये वो चैलेंज करते हैं तो दिस इज व्हाट फिस्कल मैनेजमेंट इज। डेट मैनेजमेंट की बात करें कि जी डेट बढ़ता जा रहा है, डेट बढ़ता जा रहा है। स्पीकर साहब, इस साल ये जो कोविड का साल पिछला गुजरा है, तो उसके बीच में सारी दुनिया का जो डेट टू GDP बढ़ा है, एवरेज पे 10% बढ़ा है, एवरेज पे 10% बढ़ा है। पाकिस्तान का 1.5% बढ़ा है, और अब कह रहे हैं कि डेट मैनेजमेंट, और इस दफा आप डेट टू GDP नीचे आया है, इस जो करंट ईयर है, अगले साल और नीचे आएगा। वैक्सीनेशन से की बात की, मैंने अपने बजट में कहा, कल भी कहा कि 1.1 बिलियन डॉलर्स हमने एलोकेट कर दिया है, और 10 करोड़ हमारे पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन अगले साल जून से पहले हो जाएगी। 10 करोड़। तो ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ये घबराए हुए हैं इस चीज के ऊपर।
अब बात आई कि ये आपका, किसी ने कहा कि हमारे वक्त के बीच में तो हमने टैक्सेस को डबल कर दिया। पहले साल आपका तोहफा, इकॉनमी नीचे जाती है, टैक्स बढ़ता नहीं है। अगले साल कोविड हो जाता है। इनके ख्याल में अगर ये बैठे होते और कोविड में इन टैक्सेस को डबल कर देते तो मेरे ख्याल में ज़रा हमें सोचना चाहिए। इस साल हमने बढ़ाया है, अगले साल 5.8 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। हम इनको कहना चाहते हैं कि हम अगले 23 के बीच में 7 ट्रिलियन से ज़्यादा पे टैक्स लेके जाएंगे और वो ऑलमोस्ट डबल होगा। और कोविड के बावजूद, इस रिसेशन के बावजूद, इस IMF प्रोग्राम के बावजूद हम ये करेंगे। तो इसलिए ये हमें ना कहें ताना कि हम लोग कुछ नहीं करें। FBR को रिफॉर्म करेंगे। क्या कर रहे हैं स्पीकर साहब? FBR को रिफॉर्म इन्होंने किया इस चीज को कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट हो, जिसमें FBR किसी को हाथ भी नहीं लगाएगा, थर्ड पार्टी ऑडिट हो। 5 साल 10 साल मैंने 2009 में ये शुरू किया था, मैं जैसे गया इन्होंने खत्म कर दिया। 10 साल से इन्होंने क्यों नहीं किया ये चीज जो हम कर रहे हैं? अब फिर कह रहे हैं अरेस्ट की बात है। जनाब बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर एक कोई शख्स जो है वो विलफुल टैक्स डिफॉल्टर है, हमारी परसुएशन के बाद भी नहीं मानता, तो हर दुनिया में हर जगह एक डिटेरेंट होता है। ये कहते हैं कि ये तो एक आम आदमी, गरीब आदमी का हम लोग बेसिकली कर्ज लेके बैठे होते हैं जो हमने आमदनी की थी और टैक्स देना होता है। हमें टैक्स देना है अमीरों को, जिसने टैक्स दे सकता है उसको देना है। और ये कहते हैं अगर ना दें उसको अरेस्ट भी ना करें। देखें जनाब, मैंने अपने तक वो पावर रखी है 2 और आदमियों के साथ, इसलिए कि इसको मिसयूज नहीं किया जाए। लेकिन अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है, वो समझता है इस मुल्क से बड़ा है और वो टैक्स नहीं देगा, बिल्कुल अरेस्ट करेंगे हम उसको। तो जनरली जनाब पॉइंट ये है कि हमारा ये बजट जो है ये ग्रोथ का बजट है, उम्मीदों का बजट है। इमरान खान साहब ने जो कहा कि ये जो है रियासत मदीना की तरफ हम जा रहे हैं और हमने कुछ बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस लाए हैं जो मैंने बॉटम्स अप की बात की है। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि गरीब आदमी का घर अगर बने, अगर उनको सस्ते कर्जे मिलें और उनकी आमदन बढ़े, तो पूरे पाकिस्तान को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सिर्फ एक पार्टी को नहीं अप्रिशिएट करना है। थैंक यू वेरी मच।